नमस्कार साथियों, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार भर्ती परीक्षा में जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है वो चल रही है। जीके पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज कंप्लीट हो गई है एंड हिंदी की पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज कंप्लीट हो गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और पहले वो वीडियो देखिए। इसके बाद में पटवार भर्ती परीक्षा में आज तक कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, आज चौथी सीरीज है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस दे दो, बार बार आपको बोलना पड़ता है। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और क्वेश्चन देखते हैं। पहला, डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है। मतलब एक डीटीपी की फुल फॉर्म पूछिए आपको कि डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, डिजिटल टाइप प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट टॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब बोले मैम डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, आप थोड़ा इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अन्य जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको एक जगह करके पेज लेआउट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या बनाने के लिए? पेज लेआउट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक जगह किया जाता है और उसके बाद में पेज लेआउट बनाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, हर पेपर में आउटपुट इनपुट डिवाइस से कैसे न कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पहली सीरीज थी उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है। इसमें से आपको 4 डिवाइस दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक को बताना है कि वो इनपुट डिवाइस नहीं है। इट मीन्स 3 तो इनपुट डिवाइस है, एक नहीं है। ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है क्योंकि स्कैन करता है, डाटा को अंदर लेता है तो इनपुट हो गया। कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। टच पैड, देखिए आपका टच पैड नहीं देखा हुआ है। लैपटॉप होता है, लैपटॉप में जैसे कि ये लैपटॉप है और यहाँ पे ये लैपटॉप का टच पैड होता है। इस पे हम ऐसे 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 करके और जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है उस पे कर्सर को घुमाते हैं, इधर है ना, तो ऐसे बटन दिए हुए थे साइड में, उसको बोलते हैं टच पैड। तो यहाँ पे जो टच पैड होता है यानी कि जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप की स्क्रीन है और यहाँ पे जैसे कि ये लैपटॉप है, यहाँ पे जो बटन होते हैं है ना, तो यहाँ पे हम करके यानी कि अपनी अंगुली से टच करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, तो वो टच पैड पे होते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो टच पैड इनपुट डिवाइस है जो लैपटॉप का एक कैरेक्टरिस्टिक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस पैड नहीं है। माउस पैड क्या होता है? बोले मैम माउस पैड क्या होता है, डिवाइस है क्या? डिवाइस नहीं है माउस पैड। देखिए जो आपका जो क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल माउस है, इस माउस को एक कोमल मतलब माउस इजीली चले, रफली काम नहीं करे, तो इसको एक जो है स्मूथ सरफेस प्रदान करने के लिए एक कपड़ा होता है इस माउस के नीचे, उसको बोलते हैं माउस पैड। यानी माउस अच्छे से काम कर सके, माउस कनेक्ट तो होता है कंप्यूटर में लेकिन वो रफली काम ना करे, उसके नीचे रगड़ ना लगे, इसलिए एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करवाई जाती है और उसके नीचे एक कपड़ा रखा जाता है, उसे बोलते हैं माउस पैड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई एक प्रोग्राम है, उसमें आपसे क्या हो गई है, एरर हो गई है, उनको आपको पता लगाना है और उसे करेक्ट करना है, करेक्शन करना है उस एरर में। तो उस प्रक्रिया के लिए सही शब्द कौन सा है? यानी कि कोई भी प्रोग्राम, मान लो कोई आप फाइल टाइप कर रहे हो, फाइल बना रहे हो, आप कोई पेज टाइप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो प्रोग्राम, तो उसमें आपको एरर मिल गई या कहीं पे कोई करेक्शन करना है, किसी वर्ड में करेक्शन करना है या कुछ भी करना है, तो उसे आप क्या बोलते हो? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। यानी किसी प्रोग्राम में
आपको एक एरर का पता लगाना है कि एरर है या नहीं है, और किसी चीज़ को अपन को करेक्ट करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। अब आपके सामने और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उनको भी क्लियर कर लीजिए। जैसे कि ट्रांसलेटिंग क्या होता है? ट्रांसलेटिंग तो होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसे ट्रांसलेटिंग बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश में लिखा है उसे हिंदी में, या हिंदी में लिखा है उसे इंग्लिश में। मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी लैंग्वेज होती है तो एक दूसरे को कन्वर्ट करना होता है, तो ट्रांसलेटिंग। उसके बाद में आता है इंटरप्रेटिंग। देखिए इंटरप्रेटिंग, ये डिबगिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग और कंपाइलिंग, ये सारी की सारी क्या होती है? ये है प्रोसीजर है ना। तो कंपाइलिंग जो कंपाइलर, इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटर, है ना, ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेटर, तो ऐसे होता है। तो इंटरप्रेटिंग क्या है? इंटरप्रेटिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो बोले कि मैम क्या है, कि देखिए इंटरप्रेटिंग कौन सी प्रोसेस होती है? आपको पता है इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर एक क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्रामिंग जो भाषा में लिखे गए कोड को लाइन दर लाइन या खतन दर खतन पढ़ता है तो और निष्पादित करता है, तो उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, मैं फिर से बता दें कि यहाँ पे इंटरप्रेटिंग दिया हुआ है। प्रेटिंग क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उस प्रोसेस का नाम पूछा है, उस परिभाषा प्रोसेस का नाम पूछा है, तो इंटरप्रेटिंग आ जाएगा। और इंटरप्रीटर क्या होता है? देखिए इंटरप्रीटर होता है कि कोई भी एक इंटरप्रीटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को लाइन दर लाइन पढ़ता है, खतन दर खतन पढ़ता है और उसे निष्पादित करता है, उसे इंटरप्रीटर बोलते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आपके दिया हुआ है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग किससे रिलेट करता है? कंपाइलर से। कंपाइलर क्या होता है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझ सकता है, या जो बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, जो 2 डिजिट होती हैं, बाइनरी मतलब बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2 तो डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 के रूप में सारी जो वर्ड है वो लिखे हुए होते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज और उसी का दूसरा नाम है बाइनरी लैंग्वेज, उसी को समझ पाता और नहीं समझता। तो हाई लेवल की लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज में लिया जाता है, और उस कंपाइलर को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंपाइलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रोग्राम में एरर और सुधारने के लिए, उनमें करेक्शन के लिए जो प्रोसेस होती है उसको डिबगिंग बोलते हैं। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है और आपको अच्छे तरीके से जो सीक्वेंस वाइज है ना वो पूरी याद कर लेनी चाहिए। अब सबसे पहले स्टूडेंट क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं बिट और बाइट में, कि बाइट होती है या बिट होती है, इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, कि सबसे छोटी यूनिट बिट होती है या सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि 8 बाइट है, 8 बिट है, देखिए बिट BIT, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है, और BYTE ये क्या है? ये लार्ज है, बड़ा नेम है। तो आपकी सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी यूनिट बिट होगी। देखिए आप ऐसे याद रख लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर इस ऐसे याद नहीं रखोगे तो। बिट सबसे छोटा, बिट वर्ड में 3 अक्षर हैं और बाइट वर्ड में 4 अक्षर हैं, तो सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटी जो डिजिट क्या होगी? वो बिट होगी। अब आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि सबसे छोटी डिजिट बिट होगी, तो 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। अब इतना तो याद रखिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं कि 8 बाइट मिलकर 1 बिट बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे छोटी डिजिट बिट होती है, तो 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाएंगे। इसके बाद में 8 जो 1 बाइट तो बन गई, यानी 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाएंगे। फिर 1024 बाइट मिलकर के क्या बनाएंगे? 1 KB बनाएंगे। फिर 1024 KB मिलकर 1 MB बनाएंगे। 1024 MB मिलकर 1 GB बनाएंगे। 1024 GB मिलकर 1 TB बनाएंगे। 1024 TB मिलकर 1 EB बनाएंगे। 1024 EB मिलकर 1024 ZB बनाएंगे। 1024 ZB मिलकर 1000 YB बनाए, 1 YB बनाएंगे, और 1024 YB मिलकर एक बोरोंटो बाइट बनाएंगे। अब बोले कि मैम ये KB MB GB क्या होता है? आप KB MB GB याद रख लीजिए, या इतना याद रख लीजिए, KB मीन्स किलोबाइट, MB मीन्स मेगाबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट, टेराबाइट, TB मीन्स टेराबाइट, EB मीन्स एक्साबाइट, और ZB मीन्स जेटाबाइट,
और आपका जो है वाई बी मीन्स येटाबाइट। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी 1024 येटाबाइट मिलकर के एक बोरोंटोबाइट में बनाएंगे और 1024 बोरोंटोबाइट मिलकर एक जियोबाइट बनाएंगे। लास्ट जियोबाइट होती है, इससे ऊपर नहीं होती। तो आपको मोस्टली जेटाबाइट, येटाबाइट या टेराबाइट मोस्टली पूछा जाता है। यहाँ टेराबाइट, यहाँ पे तो आपको किलोबाइट और मेगाबाइट में कन्वर्जन दे रखा है। तो 1001 मेगाबाइट, अब देखिए 1 मेगाबाइट किलोबाइट पूछा, किलोबाइट मेगाबाइट से छोटा होता है तो किलोबाइट ज्यादा होगा, तो 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाएंगे। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यस कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। स्लाइड डिजाइन, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो और स्लाइड मास्टर। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर। अच्छे से पढ़िए आप इस ऑप्शन को। स्लाइड सॉर्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। आपको पूछा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा है, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। देखिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है ना, वो है आपका माउस। अब बोले मैम माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्यों बोला जाता है, किसी और प्रिंटर को क्यों नहीं बोला जाता है या स्कैनर को क्यों नहीं बोला जाता। देखिए माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मेन कार्य होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर, जो कर्सर होता है, जिसको आप कर्सर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पॉइंटर बोलते हो, तो उस पॉइंटर को कंट्रोल करना होता है जिससे आप किसी भी चीज पर इंगित कर सकते हो, यानी पॉइंटिंग कर सकते हो और जो लाइन है वो खींच सकते हो, यानी ड्राइंग कर सकते हो। तो इसीलिए माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वर्कबुक, वर्कशीट, सीट, नोटबुक। आपको लर्न करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 बहुत बार पूछा जाता है किसी न किसी रेफरेंस के रूप में ना, अलग अलग प्रकार से इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसमें एक सिंगल फाइल है या एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्कबुक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर को ओपन किया जाता है। जब आप एक कंप्यूटर को ओपन करते हो तो सबसे पहले जो कंप्यूटर मेमोरी में सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोड होता है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज और ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में जो लोड होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से कौन ठोस अवस्था में स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। देखिए सॉलिड स्टेज, पहली बात तो ये। दूसरी बात पूछा है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए डीवीडी रोम, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप हटा दो, क्योंकि यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपको पता है कि एक है स्टोरेज डिवाइस है। सॉलिड स्टेज स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी कार्ड सॉलिड स्टेज स्टोरेज डिवाइस बिल्कुल है। डीवीडी रोम, देखिए अगर आपको सिर्फ इतना दिया होता ना कि डीवीडी और सीडी, डीवीडी और सीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो आपका स्टोरेज डिवाइस हो जाता है ना। लेकिन आपको आगे देखो दिया हुआ है डीवीडी रोम, डीवीडी रोम यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, डीवीडी रोम एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसे केवल आप रीड कर सकते हो, जिसे राइट या इरेज नहीं किया जा सकता। तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यस
डिवाइसेज जो कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज या कोई नहीं। जो कंप्यूटर और मॉनिटर और प्रिंटर से जुड़े हुए होते हैं ना उनको पेरिफेरल डिवाइसेज बोलते हैं। देखिए इनपुट डिवाइसेज जो इनपुट होंगे, पेरिफेरल क्या होंगे? जो इनपुट भी होंगे, जो आउटपुट भी होंगे, जो स्टोरेज डिवाइस भी होंगे, वो सारे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मॉनिटर और प्रिंटर। अब देखिए मॉनिटर और प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस हो गए, जबकि यहाँ पे तो इनपुट है तो आउटपुट तो है ही नहीं ना। जबकि पेरिफेरल डिवाइस में आउटपुट भी शामिल हो गया, इनपुट भी हो गया, स्टोरेज डिवाइस भी हो गया, सारा हो गया। तो मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट है, इस हिसाब से पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, ब्राउजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में कार्य नहीं करता। मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? एक तरह का वायरस आपके जो है वो कंप्यूटर में फैलाता है ना। तो कौन सा नहीं करता? देखिए ऑप्शन दिया विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल क्या होता है कि एक प्रकार की सेफ्टी जो है सुविधा होती है, यानी कि विंडोज फायरवॉल आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जुड़े खतरों से बचाता है, जैसे कि वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया या हैकिंग हो गया, कोई भी हैक करता है तो विंडोज फायरवॉल आपको बचाता है। उसके बाद में विंडोज डिफेंडर दिया हुआ है। विंडोज डिफेंडर तो ये तो सुरक्षा करता है। फिर विंडोज डिफेंडर है, तो विंडोज डिफेंडर क्या होता है? विंडोज में एक बिल्ट इन एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर प्रोग्राम है जो वायरस, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर से जो है वो बचाता है, तो ये भी काम करता है। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये तो नाम से ही हो रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो ये भी आपको वो बचाते हैं ना। यानी कि आप कॉमनली मोटे तौर पे इतना याद रख लो कि विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर ये आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं, है ना। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उसमें वायरस छोड़ देते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उससे बचाते हैं विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ब्राउजर उसे नहीं बचा पाता है। अब बोले मैम यहाँ पे तो देखो करेक्ट आंसर ब्राउजर हो गया। अब ब्राउजर क्या होता है कि ब्राउजर एक तरह का क्या होता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही तो है ब्राउजर। ब्राउजर क्या है? अरे ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही है जो आपको नेट पर जो वेबसाइट होती है, जो भी वेब सामग्री होती है वहां तक आपको पहुंचाने और देखने की जो परमिशन देता है वो कौन देता है? ब्राउजर ही तो देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वेयर इज लोकेटेड रैम, कि रैम कहाँ उपस्थित है, कहाँ पर स्थित होती है, सॉरी रैम कहाँ पर स्थित होती है? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव या कोई नहीं। देखिए रैम जहां प्रेजेंट होती है वो है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्येक रूप से क्या प्रयुक्त होता है? यूजर के डेटा या प्रोग्राम को आप स्टोर करने के लिए डायरेक्टली क्या यूज में लेते हो? फोल्डर, फाइल, रिसाइकल बिन। देखिए आपको पूछा है कि डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करें डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आप फाइल यूज में लेते हो। आप बोलोगे कि मैम फोल्डर में भी तो हम सेव करते हैं किसी चीज को, तो बेटा जी देखो ये बात होती है कि यहाँ पे एक तो पूछा कि डायरेक्टली रूप से, तो सबसे पहले हम फाइल में सेव करते हैं। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर में मैं आपको बताती हूँ कि कई सारी फाइलें मिलकर एक फोल्डर का निर्माण करती हैं। यूनिट तो फाइल ही हो गई ना, यूनिट फाइल हो गई, और फोल्डर क्या है? फाइल का एक संगठनात्मक रूप हो गया। जैसे कि कंप्यूटर का एक संगठनात्मक यूनिट क्या हो गई? फोल्डर हो गई। जो फाइल हो गई या फिर सब फोल्डर हो गया या फिर कोई अन्य दूसरी डिजिटल जो वस्तु होती है उसको एक साथ यानी कलेक्टिवली रूप से क्या होता है? स्टोर करता है ना, तो वो हो गया फोल्डर। तो यहाँ पे डायरेक्टली रूप से तो क्या होगा? फाइल ही हो गई, ठीक है। तो अगर फाइल ऑप्शन नहीं होता ना तो फिर आप फोल्डर कर सकते थे, फाइल ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप फोल्डर कर सकते थे। और इस फोल्डर को है ना डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना कि कई बार डायरेक्टरी वर्ड यूज में ले लिया जाता है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं। अब बोले मैम रिसाइकल बिन भी एक ऑप्शन में दिया, तो ये भी बता दीजिए क्या होता है? रिसाइकल बिन है ना कि हम कोई भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं और वो जो डिलीट हुई चीज़ है वो
एक ऐसी जगह पे चली जाती है जो हम उसको डिलीट हुई चीज़ को वापस ले जाते हैं ऐसी जगह पे, तो उसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। यानी वो कंप्यूटर से परमानेंटली नहीं गई है, उसके दिन होते हैं कि 30 डेज या 60 डेज में यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जैसे हम अभी मैंने कुछ डिलीट किया, कोई भी जैसे कोई इमेज हो गई वो मैंने डिलीट की, तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डिलीट की हुई चीज़ें चली जाती हैं और उसको हम वापस से ले आ सकते हैं, उसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि MS वर्ड में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है। MS वर्ड में अधिकतम जूम परसेंटेज, जूम प्रतिशत कितना होता है, 200, 400, 500। तो MS वर्ड में अधिकतम जो जूम प्रतिशत होता है वो 500% होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट दोनों, या कोई नहीं। आपको पूछा वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल पूछा है, देखो यहाँ पे। तो वर्ड प्रोसेसर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है और वर्ड परफेक्ट भी है, दोनों वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो आज की सीरीज यहीं पे, आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बिल्कुल सजेस्ट कीजिए कि कौन सी सीरीज आपके लिए नेक्स्ट लाई जाए, और ये मेरा ये एफर्ट आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, ये भी मुझे बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दो। बार बार मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ती है। बाय एवरीवन, टेक केयर।